प्रकरण में हम देखें तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, तमाम परिवारों को झेलना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ, वैसे तो होना नहीं हमारे देश में और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी के किसी नेता के परिवार पर उन्होंने हमला कर दिया, किसी ने हमला कर दिया, तब भी आप कहेंगे कि जेनजी को हम उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते? जैसा कि नेपाल में कुछ लोगों के जरिए हुआ, कुछ लोगों के उकसावे में हुआ, भड़काने से हुआ, या उनको माध्यम बनाया गया? किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं है। अगर यह सरकार उनके हक की बात नहीं करेगी, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करेगी, तो उसका जिम्मेदार कोई राहुल गांधी या कोई विरोधी पार्टी नहीं रहेगी। यही तो बात है ना सर, यही तो बात है। फिर तुलना नहीं हो सकती ना, उस जेनजी वर्ल्ड की तो तुलना हो ही नहीं सकती। भारत का युवा अपनी लड़ाई पहले भी लड़ता था, उसके लिए किसी पार्टी को, उसके पार्टी के नेता को अपील करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे राहुल गांधी हो या किसी और पार्टी के नेता हो। मेरा सीधा सवाल है, अगर परिस्थितियां वैसी होती है, हमने अभी रिसेंटली एक आंदोलन देखा था, 10-11 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुत कुछ चीजें निकली, बहुत तरीके की बातें कही गई, उसका क्या नतीजा था नहीं था उसको पर मैं नहीं जाता, लेकिन जेनजी को भड़काने या अपील करने पर अगर हम बहस कर रहे हैं तो उसकी तुलना कम से कम नेपाल वाले प्रकरण से तो ना करें, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग थी और वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं, खासतौर से नेताओं से जो सत्ता में थे या पहले सत्ता में रहे, उनसे नाराजगी थी। वहां पर मुद्दा भ्रष्टाचार था। 11 साल में भ्रष्टाचार का कौन सा बड़ा मुद्दा आप उठा पाए हैं? मैं विपक्ष के नेता के तौर पर पूछना चाहता हूं कि उसे कितना एस्टेब्लिश किया? कम से कम बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो मुद्दे तो एस्टेब्लिश कर पाती है। ये बीजेपी कहती है हमारा पक्ष है। आलोक आकाश जी का कहना है कि भाई जेनजी को हम उस तरीके से ना देखें और देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जेनजी के जरिए अगर राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं तो उस उम्मीद पर बीजेपी को आपत्ति क्या है? हो गया आकाश भाई हो गया। जवाब ले लेते हैं, आलोक वंशी जवाब लेते हैं। आलोक जी, आकाश का कहना है कि भाई जेनजी को जो राहुल गांधी ने अपील किया, उस अपील को आप दूसरे तरीके से देखिए। उस अपील को आप ऐसे देखिए कि वो युवाओं से ये कह रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी निष्क्रिय हो गई हैं, उनके एटम बम फोड़ने, हाइड्रोजन बम फोड़ने या फिर से आएगा फूटेगा, उससे कुछ नहीं हो पाया, इसलिए आप आगे आइए। ये माने या ना माने? आलोक वत्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मेरा ये कहना है अतुल जी कि जब पिछली बार इस देश में स्टूडेंट आंदोलन हुआ था तो उसके पीछे एक जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व था। आज राहुल गांधी जयप्रकाश के आसपास भी का भी व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। इसके लिए इनके द्वारा जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देश के युवाओं को भड़का के शायद ये सत्ता में आ जाए, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा कुछ नहीं है। इस चीज को जान लीजिए आप। और कभी भी यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस तरीके की है उसमें इस तरीके का नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। ये निश्चित तौर पे ये बात मान के चलिए। और ये कौन सी बात उठा रहे हैं, कौन सा हक की बात कर रहे हैं, कहां के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुद्दा है इनका? इसका मतलब ये नाकाम। अब आप बीच में मत बोलिए, इसका मतलब देश के किसानों को अपना एमएसपी का मूल्य नहीं मिल रहा। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। महिला सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा ना, एक में बीच में मत बोलिए। नहीं, ये बीच में बोलने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। इस देश में वोट चोरी हो रही है। इस देश के अंदर कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। इस देश का चुनाव पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद कर चुका है। आज ही नहीं बोलेगा विपक्ष और इस देश का युवा तो कब बोलेगा? बस जी, मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, अब आपने बीच में बोल दिया ना, अब मैं भी आपके बीच में बोलूंगा तो बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप मेरे परम आदरणीय है, मित्र है। अब आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश बिक गया है। आपने कहा कहां पर देश बिक गया है? कौन सी देश जगह बिक गया है बताइए? यहाँ का युवा। आप अपने टर्न में बोलिए प्लीज। महाराष्ट्र के अंदर आधी बंबई नहीं बेच दी। आज जितने भी साधन है हिंदुस्तान के अंदर वो अदानी को नहीं दे दिए गए। आप बस बोलिए, मानिए।
अरे आप पूरा एक मिनट, आप आजादी एक मिनट, मोदी है और मोदी ने इस देश को लूट लिया है, बस ये सच्चाई है। अगर मोदी ने इस देश को लूट लिया है तो 3,82,000 आजादी के नाम अरब से लूटा। $3,82,000 का 55 साल में कांग्रेस ने घोटाला किया, जिसके कारण आपको देश की जनता ने पदच्युत कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, यहाँ के लोगों को जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित करने का काम किया है। 100% उनको लाभ मिल रहा है, देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आज विश्व में और भारत में वो सबसे लोकप्रिय नेता में गिने जा रहे हैं। 79% लोगों की पसंद है। राहुल गांधी 12% लोगों की पसंद है। गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, राहुल गांधी 12% लोगों की पसंद है, वो नरेंद्र मोदी 79% लोगों की पसंद है। कोई तुलना नहीं है आप में राहुल गांधी में और उनमें। तो डिलीट और मिलों का अंतर है। चुनावों के जरिए आपने फर्जी वोट के जरिए 100% भी मोदी जी के समर्थक बना सकते हैं। मैंने कहा ना, फर्जी वोट की बात आप सिर्फ टेलीविजन पर और सड़कों पर करते हैं, जब हलफनामा दिए जाने की बात आती है तो भाग जाते हैं। आप कोर्ट में क्यों नहीं सबूत पेश करते हैं? हिंदुस्तान के सामने राहुल गांधी जी ने अगर आप खुले तौर पे कहा तो कोर्ट में कीजिए, सड़कों पर चिल्लाने से। राहुल गांधी चौकीदार चोर है, बहुत सड़कों पर चिल्लाए और जाके सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगे। नरेंद्र सरेंडर क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? आप गलत बयान। आज आप SIR के मुद्दे पे है। SIR के मुद्दे पर आपने बिहार में 1300 किलोमीटर का आंदोलन किया। क्या मिला उससे आपको? क्या मिला उससे आपको? राजद के लोगों को लेके आप भीड़ में थे और अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी बचा रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी को धक्का तेजस्वी यादव 16 से खुद रैली कर SIR पे छोड़ दिए राहुल गांधी को। ठीक बात है वत्सा, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद में प्रोफेसर कली आपके पास आऊंगा, राजन जी आपके पास आऊंगा। आरजेडी ने राहुल के पोस्ट को सही ठहराया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राहुल गांधी के जिस पोस्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी बीच में आरजेडी का समर्थन उन्हें मिला है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही पोस्ट किया। आज देश के युवाओं में गुस्सा है, ये बात कह रही है आरजेडी। तेजस्वी इसको तरीके से समर्थन दे रहा है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, राहुल गांधी का पोस्ट बिल्कुल सही है, ये बात आरजेडी की तरफ से निकल कर आई है। रंजन कुमार जी, जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उस प्रतिक्रिया को पहले हम सुन लेते हैं जरा कि क्या समर्थन के तौर पर आया है बयान, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, उनको नौजवान युवा आगे आ रहे हैं, उनको ठगने का काम हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो युवा तो गुस्से में है और कोई वोट चोरी कर रहा है उनका। इसके खिलाफ इस बार आक्रोश है युवाओं में। ठीक ही कह रहे हैं राहुल गांधी। रंजन जी, थोड़ी पहले आप कह रहे थे कि बिहार में कम से कम तेजस्वी इसको मुद्दा नहीं बना रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया, वो समर्थन कर रहे हैं राहुल के पोस्ट का। क्या वाकई माने कि हाँ तेजस्वी और उनकी पार्टी स्मार्ट गेम खेल रही है? पार्टी की लाइन को उन्होंने प्रवक्ता के जरिए कुछ और बताया और खुद कुछ मुद्दा और उठा रहे हैं। और अगर समर्थन कर रहे हैं तो वाकई क्या जेंजी वाला प्रकरण अब एक नया हथियार होगा विपक्ष का? देखिए, एक मानसिकता होती है जिसको सैडिस्ट मानसिकता बोलते हैं। आप देखे होंगे जब नेपाल में कवरेज के लिए भारतीय मीडिया पहुंची और एक दो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई या उनके साथ अभद्रता की गई, तो उसको राजनीतिक दल के लोगों ने उस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया पे डालकर बोला कि देखिए कैसे भारतीय मीडिया वहां पिट रही है। वहीं पर आप देखे होंगे कि कई नेपाल के लोग थे जो भारतीय मीडिया से कह रहे थे कि हमारे देश में मोदी की तरह प्रधानमंत्री होना चाहिए, भारत की तरह सरकार यहाँ होनी चाहिए। लेकिन जब हमारा पत्रकार, भारतीय पत्रकार वहां पे के साथ गलत व्यवहार हुआ, उसको लेके भी हमारे यहाँ खुशी मनाई जा रही थी। देखिए बिहार में क्या है कि सरकारी नौकरी का बड़ा चार्म है यहाँ पर। अगर आप किसी बैंक में चपरासी भी है तो भी आपके अच्छे घर में शादी वादी हो जाती है। तो सरकारी नौकरी का यहाँ पे चार्म है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पिछले 2.5 महीने से मैं बिहार में हूँ, इलेक्शन का प्रबंधन देख रहा हूँ, कुछ सर्वे कर रहा हूँ। जो लड़के दिल्ली में हमें
पर डे 1000 रुपये मिल जाते हैं, यहाँ 2-2 2,500 रुपया देता हूँ तब भी लड़के नहीं मिलते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे हम काम देने को तैयार हैं लोगों को, लोग काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबके पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सरकारी सुविधाएं इतनी मिल रही है, लोग बैठे हुए हैं, तो जिनको काम करना है उनके पास में काम है। जितने में आपको एक कैमरामैन आपको मिल जाएगा नोएडा में, उसके 2 गुना 3 गुना दाम पे यहाँ कैमरामैन मिलता है। तो ऐसा नहीं है, सबके पास जिनको काम करना है बिहार में उनको सबको काम मिल रहा है। सर्विस सेक्टर में भरे पड़े। हाँ, सरकारी नौकरी को लेकर जरूर है कि बिहार के लोग, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर में, सरकारी नौकरी में कंपटीशन एग्जाम में खूब तैयारी करते रहे। और ये नौकरियां केंद्र के स्तर पर भी घटी है, राज्य के स्तर पर भी घटी है, तो उस तरह के छात्र थोड़े जरूर नाराज हैं। और ये इश्यू है, तो इस इशू को तेजस्वी यादव जो सो प्रचार कर रहे हैं सरकारी नौकरी को लेकर। और वोट चोरी का मुद्दा जो है, जो राहुल गांधी उसको चिपकाए हुए हैं बिहार में। बस साहब भी घूम रहे हैं, आलोक जी बिहार में, मैं भी बिहार में हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, हमने तो कई लोगों को पकड़ा है, उसने कहा कि मेरे घर में 3 वोट कट गए हैं। जब हमने सबूत मांगा, जब हमने बीएलओ से बात की, तो मालूम चला कि भैया नहीं, ये बूथ नहीं, दूसरा बूथ हो गया है, इसको किसी ने समझा दिया, बोला मेरा वोट कट गया। तो कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं नहीं बोलूंगी गलतियां नहीं हुई होंगी। कुछ गलतियां हुई होंगी। पॉलिटिकल पार्टी ये सब तामझाम करती है, कहीं अपने लोगों को जुड़वाती है, दूसरों को कटवाती है। ये जब से हम लोग पैदा हुए तब से देख रहे हैं। लेकिन आप 5, 10, 15 नाम लेके आ गए। अभी जो राहुल गांधी जी जो अलंत का लेके आए 6000 वोट का, उसमें कटे कितने? ये आवेदन थे। और इसका जो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया, वो आ चुका है कि 2023 में ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो वो आवेदन था, आवेदन गलत है। दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि खूब सारे लोग ने गलत आवेदन डाले थे। अगर आपके पास व्यक्ति है तो आप उसको रोकिए। बिहार में स्थिति यह है कि जितने भी लोगों से, कांग्रेस के लोगों से आप मिलिएगा, आपको पहले कार्यकर्ता है, मालूम के बाद में नेता है, विधानसभा टिकट मांग रहा है। तो जितने भी इनके लोग हैं वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब नेता है, सबको टिकट चाहिए। और टिकट नहीं दीजिए, कल को आपको दूसरे के ऑफिस में दिख जाएंगे। टिकट की विकट समस्या तो हमेशा हमने चुनाव के दौर में देखा है, लेकिन ये जो विकट समस्या खड़ी हो गई है कि पहले एटम बम फूटना था, फिर हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, अभी तक तो फूट नहीं पाया, अब अपील आ गई। अगर इसको हम बहुत गंभीरता से इस पर हम चर्चा करें, उसका एक लबोलुआब निकालें, तो क्या माने कि हाँ, अब युवाओं या देश के युवाओं से ही उम्मीद पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि जब हम नेपाल के जेनजी का उदाहरण देंगे तो ये कोई ना भूले, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि वहां के जेनजी नाराज थे पॉलिटिकल पूरे सिस्टम से। हमने तमाम लड़कों को, हमने तमाम उन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को, या फिर कुछ उनके अंदर जो अराजक तत्व थे जिन्होंने लूटपाट मचाई और बहुत कुछ किया, उनको ये कहते सुना कि हमें एक भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं चाहिए, चाहे सत्ता वाला या विपक्ष वाला। तो यहां पर तो सत्ता वालों के लिए तो आप अपील कर रहे हैं, अगर वैसा ही जेनजी हो गया तो विपक्ष वालों का क्या होगा? फिर किससे अपील करेंगे? और इसमें एक बात ये भी है रंजन जी आ रहा हूं, कनेश आ रहा हूं। रंजन जी, नहीं, वही चीज तो हम तो बात कर रहे हैं कि जो नेपाल में जो घटना घटी वो पूरी व्यवस्था से नाराजगी थी। और इसमें एक अंतर देखिए कि भारत जब से आजाद हुआ है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ कोई राजतंत्र नहीं रहा, आर्मी का रूल नहीं हुआ, एक इमरजेंसी का छोड़ दीजिए, तो बाकी हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो राज्यों में राज्यपाल शासन होते थे, राष्ट्रपति शासन होते थे। अब आपको कश्मीर को छोड़ दिया जाए, तो आप जो बीच में लगा था, तो या मणिपुर में तो कहाँ कोई राष्ट्रपति शासन कहीं पे लगता है? ये तब था जब केंद्र निरंकुश थी, जब पूरे देश में जब कांग्रेस का शासन था, तो वो अपनी सरकार को बर्खास्त करती थी। कांग्रेस का अब नाम लीजिए, शुरुआती दौर को छोड़ दीजिए, तो कितने मुख्यमंत्री थे जो 5 साल तक रह पाए? नहीं रह पाते थे। केंद्र से टकरा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का इशू हुआ, साउथ का इशू हुआ। और साउथ में देख लीजिए स्थिति क्या है। तमिलनाडु में कांग्रेस जो सो बैसाखी पर भी नहीं है, तो वो इशू नहीं है। और नेपाल में जो घटना घटी है वो पूरे व्यवस्था से था, जैसा आपने सही कहा। वहां सारे राजनेताओं पे हमला हुआ। वहां पे इससे पहले राजतंत्र की डिमांड होने लगी कि फिर से राजतंत्र होना चाहिए। तो चूंकि नेपाल में राजतंत्र भी रहा वहां पर डेमोक्रेसी भी रही, तो उनकी डेमोक्रेसी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है। इस वजह से ये सब चीज हलचल हुआ। आप देखेंगे कि जब बवाल मचा तो किसी को सुनने वाला वहां पर नहीं था। सेना ने घुटने टेक दिए, पुलिस वाले रो रहे थे, अपने लोगों से सिविलियन ड्रेस मांग रहे थे, अपने वर्दी उतार के भाग रहे थे। तो ये स्थिति वहां पर थी। कोई कैसे सोच सकता है कि हमारे देश में यही समस्या है कि कोई कैसे सोच सकता है, वो चाहे सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, कि हमारे देश का युवा वैसा जेनजी बन जाए जो कि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की पार्टी के लोग और उन्हीं के पार्टी के तमाम बड़े और छोटे नेता और उनके परिवार सबको निशाने पर ले ले।
तब होगी तकलीफ। क्योंकि भड़काना बहुत आसान है अपील के नाम पर, लेकिन जब टारगेट खुद का परिवार और खुद की सत्ता और खुद की पार्टियां और उनका दफ्तर और कार्यालय हो जाएगा, तब अंदाजा लगेगा कि गलत भड़का दिया या गलत अपील कर दी। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं राहुल गांधी के पोस्ट पर। अजीत पवार एक बार अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी का पोस्ट बिल्कुल गलत है। अजीत पवार का कहना है कि यह जो पोस्ट है वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, ना कि जेनजी के जरिए फैसला होगा। हारने के बाद ऐसा मैसेज देना गलत है या अपील करना। आप युवाओं से अपील कर सकते हैं, आप युवाओं को संदेश दे सकते हैं कि अपनी भूमिका और मजबूत करें, लेकिन ऐसा पोस्ट ठीक नहीं है, ये बात कह रहे हैं अजीत पवार। सुनते हैं। राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर है, एक पार्टी के प्रमुख है। उनकी पार्टी बहुत सालों से इस देश में एज अ रूलिंग पार्टी के नाते कांग्रेस ने काम किया है। लोग डिसीजन लेते हैं किसको बिठाना, किस अपोजिशन में किसको बिठाना रूलिंग पार्टी में। अभी वो चुनाव हुआ है, अभी हार जाने के बाद ऐसा मैसेज देना बहुत गलत है। नेपाल में जो हुआ वो गलत ही हुआ। मेरा तो ये कहना है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ एक सलोखा रहना चाहिए, सब लोगों ने मिलके काम करना चाहिए, ऐसे मेरा खुद का कहना है। सर कन्हैया, आपने अजीत पवार को सुना। सवाल यही है कि जो नया प्रयोग और नई प्रयोगशाला राहुल गांधी और तमाम क्षत्रप पार्टियों का उनको समर्थन मिलना, चाहे प्रवक्ताओं के जरिए, नेताओं के जरिए, चाहे यूपी में या बिहार में या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को आपने सुना, ये नया प्रयोग और नई प्रयोगशाला खतरे की घंटी है या कम से कम भारत में आप ऐसे उकसा नहीं सकते अपील के नाम पर? देखिए अतुल जी, क्षत्रप पार्टियां जो है वो राहुल गांधी जी को यूज कर रही हैं मेरे देश से, क्योंकि क्षत्रप पार्टियां ये जानती हैं कि उन्हीं का जनाधार है। कांग्रेस को सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस को अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए गांव से लेकर के, जिले से लेकर के और स्टेट लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, बुनियादी ढांचे पे मजबूती करनी चाहिए। ये जो हो हल्ला है, इससे ज्यादा काम बनेगा नहीं, मेरी समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि क्षत्रप पार्टियां ये कभी नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए और उनके नेतृत्व में वो लोग पीछे पीछे हों, क्योंकि अभी मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें आएंगी तो अच्छा, ऐसे में राहुल गांधी जी को मोहरा अगर बनाया जा रहा है तो ये जो उनके साथ खेल खेल रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने मान लीजिए जो जिस पर कमेंट अभी अजीत जी का आया, निश्चित रूप से सभी लोग यही कहेंगे कि जैसे जो ये परिस्थिति है इस समय नहीं ये सब बोलना चाहिए। ये अपने जो बातचीत रख रहे थे वोट के मामले में कि यहाँ मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, जिनके वोट कट गए हैं उनके वोट जोड़ने चाहिए, जिनके वोट बढ़ रहे हैं उनके वोट घटने चाहिए, ये सारा चीज ठीक है। एक इंटेलेक्चुअल के रूप में उनकी जो बातचीत है वो सब समझ में आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि हम किसी तरीके से वायलेंस की तरफ देश को लेकर के जाने के लिए तैयार हों। और या अगर मान लीजिए कल सत्ता में आते हैं राहुल गांधी जी, तो क्या मान लीजिए कि ये स्थितियां बनी रहेंगी? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी बनी रहेंगी। अगर नहीं बनी रहेंगी तो क्या हम आज मान लीजिए कि शीशे का किसी का दरवाजा है और उस पर हम ईंट चला रहे हैं, तो क्या वो कल हमारे ऊपर नहीं चलाया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। कभी भी सत्ता में आप आ सकते हैं और तब भी आपके भी घर शीशे के ही होंगे, जो बात आप प्रोफेसर कन्हैया कह रहे हैं। इसलिए आपको गलत मैसेज देना या गलत अपील करना ठीक नहीं है। लेकिन आकाश कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग से बने सबसे सफेद नेता जिसको 50-65 हजार करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप है और मोदी जी खुद उनको जेल में डालना चाहते हैं, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। मैं दूसरी बात आपको बता दूं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो फैसिस्ट मानसिकता से आते हैं, 2,500 का अगर वो रोजंदरी देना चाहते हैं तो मैं बिहार के लाखों युवा भेजता हूँ, वो युवा क्यों वहां पर नहीं मिलते मैं देखता हूं। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे अगर विपक्ष को आता है जेनजी का सरकार तो क्या होगा? अरे विपक्ष और राहुल गांधी इस देश का लोकतंत्र बचाना चाहता है, इस देश का संविधान बचाना चाहता है, इस देश की आकाश भाई, कल राहुल गांधी ने कहा ना कि लोकतंत्र बचाने का उनका काम नहीं है। संविधान को बचाना
इस देश के भाई लोकतंत्र उनके को मुंह की बचाना बात राहुल बता गांधी रहा का हूं। मकसद। आकाश भाई, कल ही तो राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो बचाने के लिए काम कर रहा है। तो ये देश का युवा क्या राहुल गांधी अकेला जाके सीना छोड़ के वो मोदी के सामने, अदानी के बम के सामने खड़ा हो जाए? ये देश को अच्छा, अकेले नहीं हो पा रहा है इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं कि अकेले राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है इसलिए उनको आना पड़ेगा युवाओं को। अदानी को तेलंगाना में रोकिए, झारखंड में रोकिए, जहाँ की सरकार है वहां तो रोक नहीं रहे हैं, बुला रहे हैं। मतलब आपने मान लिया ना आकाश भाई कि अकेले नहीं हो रहा है राहुल गांधी से, इसीलिए उन्होंने अपील की है युवाओं को। अरे देश अकेले का नहीं है, देश 140 करोड़ लोगों का है। कौन सी नई बात आपने बताई इसमें? कौन सी नई बात बताई जो रंजन जी को, प्रोफेसर कन्हैया को या फिर वत्स साहब को, या आपको खुद नहीं पता थी कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है? कोई नई बात है? सबको पता है। ये नई बात है कि अकेले राहुल गांधी से नहीं हो रहा, ये आपने नई बात बताई है। क्योंकि अभी तक आप कह रहे थे कि अकेले वही लड़ रहे हैं, अकेले वही लोकतंत्र बचा रहे हैं, वही बचाएंगे। कल उन्होंने कहा कि मैं अकेले नहीं बचा पाऊंगा, मैं बचा नहीं रहा हूं। अब आपने कहा कि वो अकेले नहीं बचा पाएंगे, ये नई बात आपने बताई। रंजन जी कुछ कह रहे हैं, बहुत शार्प कमेंट करिएगा, बहुत शार्प कमेंट। चले, बहुत शुक्रिया रंजन जी आपका भी, प्रोफेसर कन्हैया आपका भी, वत्स साहब आपका भी, और आकाश भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ी बात यही है कि जो बयान है, उस बयान को हम अपील कहें या फिर उकसाने वाली बात, क्योंकि अगर हम नेपाल की जनजी से तुलना करेंगे या वैसी अपील उम्मीद करेंगे तो खतरा सभी पॉलिटिकल पार्टी, उनके परिवार तक को है। इसलिए सतर्क रहें पार्टियां, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, कि आम आदमी को, जेनजी के नाम पर युवाओं को अपील के बदले ऐसे ना तो उकसाएं ना भड़काएं, वरना लेने के देने उनको भी पड़ सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, और हमारे यहाँ का युवा, जिसको सो कॉल्ड जेनजी एक वर्ग को कहा जाता है या उस युवा वर्ग को कहा जाता है, उसकी समझ पर कोई संदेह नहीं। नमस्कार।